गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 जून और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही जो है हम लोग लुसेंट बिहार स्पेशल भी देखेंगे। तो पहले हम लोग लुसेंट का बिहार स्पेशल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। कल हमने लुसेंट के बिहार में जो है जितने भी सैन्य प्रशासन है उसके बारे में हमने चर्चा किया। किसका प्रशासन? तो मौर्य काल का प्रशासन, और उसी को जो है आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कल जो है विभाग का अध्यक्ष कौन है, वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आंकड़ा अध्यक्ष जो है ये खान का अध्यक्ष, जो खान खनन होता था उसका आंकड़ा अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष लौह खनिज का अध्यक्ष होता था। नमका अध्यक्ष नमक का। बबीता अध्यक्ष ये चारागाह क्षेत्र के का जो है अध्यक्ष होता था या अधिकारी होता था। ये बबीता अध्यक्ष जो है बार बार पूछा जा चुका है कि मौर्य काल में बबीता अध्यक्ष किससे संबंधित है। तो चारागाह क्षेत्र का अधिकारी जो है ये था, ये जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मौर्य काल में जो प्रांत थे उसकी राजधानी कहाँ थी वो हम लोग देख लेते हैं। उत्तरापथ इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। प्राच्य इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग इसका राजधानी तोसाली था और दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। ये भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं जिले का प्रशासन जो है मौर्यकालीन प्रांत। एक तो ये प्रांत में बटा हुआ था मौर्य काल, और प्रांत जो है वो मंडलों में, मंडल जिले में और जिले स्थानीय निकाय में बटे हुए थे। मतलब कि प्रांत जो है, प्रांत से छोटी इकाई मंडल थी, और मंडल जो है मंडल से नीचे जिला था, और जिला से नीचे जो है स्थानीय निकाय था। ये भी सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे। तो जिलों का प्रशासनिक अधिकारी को जो है स्थानिक कहते थे, ये याद रखेंगे। जिला का प्रशासनिक ये पूछा जा चुका है। स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है गोप थी, जो कि 10 गांव के शासन को संभालती थी। गोप 10 गांवों के शासन को संभालने वाली एक सबसे छोटी सी इकाई प्रशासन की थी। अब आते हैं नगर प्रशासन के बारे में। नगर प्रशासन के बारे में जो है वृहद चर्चा मेगास्थनीज ने किया है अपनी बुक इंडिका में जो है अपनी बुक इंडिका में वृहद चर्चा किया है। और मेगास्थनीज ने ये बताया है कि नगर प्रशासन का प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में बटा हुआ था। मतलब 6 समिति थी, एक प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, 6 समिति थी। और प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे। तो प्रथम समिति उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों का देखभाल करती थी। तृतीय समिति जन्म और मरण का लेखा जोखा रखती थी, या जन्म और मरण का पंजीकरण करती थी। ये भी पूछा जा चुका है कि जन्म और मरण का पंजीकरण कौन सी समिति करती थी। तो तृतीय समिति करती थी, याद रखेंगे। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। 5वीं निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय कर के रूप में वसूल करने वाली ये समिति थी। इसी तरह आगे देखते हैं कि सैन्य विभाग भी 6 समितियों में बटा हुआ था, और प्रत्येक में जो है 5 सदस्य होते थे। ये समितियां 6 समितियां सैन्य में कौन कौन सी थी? तो पैदल सैनिक थे, अश्व, हाथी, रथ, नौ और सैनिक यातायात, ये जो है ये समितियां बटी हुई थी। सेना प्रबंधन का देखरेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाता था। इसको ये रट लेंगे आप लोग, याद कर लेंगे। अंतपाल सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी था। सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय का प्रशासन का जो सर्वोच्च स्थान पर जो है सम्राट बैठा हुआ था।
और जो है सभी न्यायालयों को दो भाग में बांटा गया था, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालतें थी। दीवानी अर्थात ये जो है भूमि से संबंधित, उसके बाद जो है विवाह से संबंधित, ये सब जो है कार्य, सिविल कार्य ये देखती थी धर्मस्थीय न्यायालय। ये भी पूछा जा चुका है। वहीं कंटक शोधन न्यायालय ये फौजदारी अदालत थी, अर्थात ये अपराध से संबंधित जो है, अपराध से संबंधित न्याय करती थी फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय। ये भी याद रखेंगे, कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी अपराध से संबंधित, लूटपाट, चोरी, डकैती इस सब से संबंधित। और वर्तमान में भी इसी तरह होता है कि दीवानी न्यायालय कौन सा देखता है, तो ये सिविल, और फौजदारी न्यायालय वर्तमान में कौन देखता है, अपराध से संबंधित। आगे चलते हैं। आगे है अर्थशास्त्र का संपूर्ण चौथा अध्याय, ये कंटक शोधन अदालत से संबंधित है, मतलब फौजदारी कानून से संबंधित नियम विनियम अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय में लिखा गया है। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने कहा भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं था। तो ये स्टेटमेंट किसका है, भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं था, मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने एक चर्चित और स्टेटमेंट दिया है कि भारत में जो है, भारत में कोई भी जो है गुलाम नहीं था, मतलब यहाँ गुलामी प्रथा नहीं थी। हालांकि यहाँ गुलामी प्रथा थी, लेकिन यूरोप में गुलामों को जिस तरह जो है सताया जाता था, रखा जाता था, वैसे भारत में नहीं रखा जाता था। इसलिए मेगास्थनीज को जो है भारत में गुलाम नहीं दिखे, तो उसने जो है कहा कि यहाँ गुलाम नहीं था। ये भी याद रखिएगा, हालांकि ये पूछा जा चुका है गुलाम वाला। आगे देखते हैं। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई थी। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योग का संचालन स्वयं करता था, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र व्यवसाय आदि जो है ये राज्य प्रत्यक्ष रूप से करता था। राज्य अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। इनमें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था इस अर्थव्यवस्था को। आगे देखते हैं। स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति के अधिकार सिद्ध होता था, उसे भूमि क्रय विक्रय का अधिकार जो है मिलता था। आगे देखते हैं। आगे है कि मौर्य काल में जो है चांदी के आहत मुद्राएं प्रचलित थी। चांदी के मुद्रा को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, आहत मुद्रा कहा जाता था। इसमें मयूर, पर्वत, अर्ध चंद्र की मुहर अंकित होती थी। निजी खेती पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। वहीं बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरन जो है ये भी एक कर था, लेकिन ये अनाज के रूप में न होकर नगद के रूप में लिया जाता था। तो मौर्य काल में नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं। वनिक कर, नाव कर, पतन कर, चारागाह, सड़कों पर कर, अन्य साधन पर से प्राप्त कर को, इन सब कर को जो है राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। भूस्वामी को क्षेत्रक और काश्तकार को उपवास कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष करता था, जिससे होने वाली आय सीता कहलाती थी। तो जो राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसको मौर्य काल में क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। अब यूपी के एग्जाम में देखेंगे तो इसमें पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन करना सेतुबंध कहलाता था। सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। पिंडकर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था, पिंडकर मौर्य काल में। वहीं बीवित जो है पशु की रक्षा के लिए जो है के लिए ये कर लिया जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम ये अथवा बेगार को विष्टि कहा जाता था। ये भी पूछा जा चुका है। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम
अथवा बेगार को विष्टि कहा जाता था। ये यहाँ पर बता दें आगे कि अशोक के बाद उसका पुत्र जो है कुणाल मगध का शासक बना, जिसे दिव्यवदन में धर्म विवर्धन कहा गया है। उस समय जालौक कश्मीर का शासक था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल जो कि एक अंधा राजा था। अंधा होने के कारण उसके पुत्र संप्रति के हाथ में जो है शासन आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने मगध पर शासन किया। अशोक ने नागार्जुनी की गुफाएं ये दान दी थी, ये तो पहले भी बता चुके हैं। आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल। यहाँ पर हम मौर्योत्तर काल प्रारंभ करने से पहले आपको ये बताते चले कि इस मौर्योत्तर काल से जो है कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके शुंग और कण्व वंश से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य प्रश्न पर जो है हम लोग ध्यान देंगे, उसको जो है बताएंगे और इसको जो है जल्दी से खत्म कर देंगे इस दोनों काल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग। इसको बार बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी याद कर लेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो है पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना कौन करता है, तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये करता है। यहीं पर आपको बताते चले पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। डेमेट्रियस का आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। 72 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का अंत तब हुआ जब इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वसुमित्र ने कर दी और वसुमित्र ने कण्व वंश की जो है स्थापना की। बाद में कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहन ने उपाध्यक्ष कर दिया। मतलब कण्व वंश के शासक को जो है सातवाहन वंश ने रिप्लेस कर दिया, ये है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताते चलें कि जो शुंग वंश था, शुंग वंश की स्थापना पहले भी हम बता चुके हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरद्रथ की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और शुंग जो है ब्राह्मण थे और इन्होंने एक तरह से कहिए ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिया गया था। इससे क्या हुआ कि पुरोहित अपने कर्म त्याग कर दिया, मतलब वो जो है अब यज्ञ नहीं कर सकते थे। तो फिर पुष्यमित्र शुंग सैनिक वृत्ति जो है अपना लिए थे और पुष्यमित्र अंतिम मौर्य वीरद्रथ का प्रधान सेनापति भी था। उसने सेनानी का जो है उपाधि भी पुष्यमित्र शुंग ने धारण किया था। तो ये था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताते चलें कि जो कि पूछा जाता है बार बार, ये है कि शुंग वंश की जो है ये शुंग वंश में एक पतंजलि जो है शुंग वंश के समय ही था। अर्थात अगर ये कहें कि पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में पतंजलि था और जो अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, वो पतंजलि ने ही करवाया था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे कि पतंजलि जो है किसके दरबार में था। तो पतंजलि जो है ये दरबार में था किसके, तो पुष्यमित्र शुंग के कारण शुंग के दरबार में। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है इसी पुष्यमित्र शुंग के काल को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये मेन इम्पोर्टेंट तथ्य था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे जो है हम आपको बताते चलें कि
शुंग वंश के बाद जो है किसका आता है, कण्व वंश की जो है स्थापना होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्ष तक शासन किया। वही 8 वर्ष तक शासन किया। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक जो है यही अग्निमित्र है, ये याद रखेंगे। मालविका अग्निमित्र पुस्तक किसने, नाटक किसने लिखी है, कालिदास ने, और उसका जो अग्निमित्र है ये यही अग्निमित्र है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है शुंग वंश का जो है चौथा राजा वसुमित्र हुआ, और ये जो है जिसने यवन को पराजित किया था, वसुमित्र ने जो है यवन को पराजित भी किया था। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में भी जो है आया था। उसने भगवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ये राजदूत जो है हेलियोडोरस ने विदिशा में वेशनगर में ये स्थापना की। आगे हम लोग चलते हैं, शुंग काल की संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। खास करके इसकी जो है मुद्रा के बारे में जानकारी जरूरी है। स्वर्ण मुद्रा को इस समय निष्क कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण और सुवर्ण मासिक जो है ये टर्म यूज किया गया है स्वर्ण मुद्रा के लिए। तांबे के सिक्के जो है करसापन कहा गया, ये पूछा जा चुका है। तांबे के सिक्के करसापन कहलाता था। चांदी का सिक्के के लिए पुराण या धारण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस समय जो है संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि ने योगदान दिया था। पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर आधारित एक महाभाष्य भी जो है लिखा है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के काल में जो है था। आगे चलते हैं, हम लोग कण्व वंश के बारे में जानते हैं। कण्व वंश जो है शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को षड्यंत्र के द्वारा उसके अमात्य वसुमित्र ने हत्या कर कण्व वंश की जो है स्थापना की। और कण्व वंश जो है ये भी एक ब्राह्मण ही थे। और सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। और सुशर्मा, ये भी पूछा जा चुका है कण्व वंश के, ऐसे कण्व वंश से 2 ही प्रश्न पूछते हैं। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, देवभूति ने। और अंतिम शासक कौन था कण्व वंश का, सुशर्मा, यही पूछा ही जाता है। और सुशर्मा आखिर वंश था। और वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय भृत्यसिमुख द्वारा मार डाला गया। और सुशर्मा मतलब सातवाहनों द्वारा इसको जो है मार डाला गया और सातवाहन वंश की जो है स्थापना की गई। हालांकि सातवाहन वंश दक्षिण में था, इसलिए जो है हम लोग बिहार स्पेशल में उसको नहीं देख रहे हैं। वो जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे कुषाण वंश से संबंधित, जो कि बिहार में शासन किया है। प्रथम सदी ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुषाण का जो है अभियान हुआ। कुषाण शासक भीम कड़फिसेस, यहाँ बेम कड़फिसेस लिखा है, कहीं कहीं आपको भीम कड़फिसेस मिलेगा। भीम कड़फिसेस के प्रतापी पुत्र कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष को अपने साथ ले जाने की जो है चर्चा है। और इसी ने शक संवत भी जो है 78 ईस्वी पूर्व में चलाया था। 78 ईस्वी पूर्व में 78 ईस्वी में जो है चलाया था। और कुषाण काल में ही जो है आयुर्वेदाचार्य राजवैद्य
चरक थे, ये भी पूछा जा चुका है, चरक थे। और पासर, वसुमित्र, नागार्जुन आदि विद्वान जो है कनिष्क के संरक्षण में थे। मगध पर आंध्र वंश का शासन का कोई स्पष्ट जो है प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रीकरण के युग की जो है शुरुआत होती है। यह काल 4वीं सदी ईस्वी तक चलता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, चूंकि कुषाण वंश का जो है ज्यादातर राजा उत्तर पश्चिमी भाग पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में जो है शासन किया। कनिष्क जो है पाटलिपुत्र में किया, इसलिए हम बिहार के संदर्भ में सिर्फ इतना ही इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आज का अगला जो है अब करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में जो है हम आपको बता दें कि भारत की जीडीपी के बारे में जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है एक आंकड़ा जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की वृद्धि दर जो है बढ़कर 8.2% पहुंच गई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि विनिर्माण खनन निर्माण क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन जो है हुआ है, इसलिए 2023-24 में जीडीपी 8.2% जो है रही है और दुनिया की सबसे तेज जो है बढ़ती जीडीपी है। वहीं पर राजकोषीय घाटा जो है 5.63% जो है रहा है, जो कि अनुमान से कम है। हालांकि यहाँ पर ये भी बता दें राजकोषीय घाटा अभी भी ज्यादा है। राजकोषीय घाटा जो है 3% के आसपास होनी चाहिए। तो ये था। आगे देखते हैं, इसमें आगे भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। आगे है कि करंट अफेयर्स में ही कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन से 100 टन सोना जो है भारत वापस लाया आरबीआई द्वारा। तो ये प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश से अपना स्वर्ण जो है वापस लाया है 100 टन, तो ब्रिटेन से लाया है। ये जो है ये हुआ है 1991 के बाद यह पहली बार है जब इतनी अधिक मात्रा में सोने का भंडार जो है वापस लाया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया है। ये सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो है भारत ने सोने का भंडार रखा था, उसी को जो है वापस लाया है। आरबीआई के पास करीब 822.1 टन सोना था, जिसमें से कि 413.8 टन सोना आरबीआई का जो है विदेश में रखा हुआ था। मतलब एक तरह से कहिए आधा सोना जो विदेश में रखा हुआ था, उसी सोने को जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से आरबीआई भारत वापस लाया है। तो ये जो है खरीदा नहीं गया है, अपितु वहां रखा हुआ था, उसी को वापस लाया हुआ है सोना। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो आप लोग किस देश से लाया है ये याद रखेंगे, ये जो है आपको जरूरी है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सोना जो वापस लाया है सोने के मूल्य के तहत जो है जारी किया जाता है नोट। जब नोट जारी किया जाता है तो नोट जारी करने में ये भी सोना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए कोई भी केंद्रीय बैंक जो है सोने का भंडार रखता है, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है वो जो कि आगे बताएं, उसी को आगे पहले बता चुके हैं, उसी को आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विनिर्माण खनन आदि के क्षेत्र में बढ़ोतरी से जो है जीडीपी 8.2% जो है 2023-24 में रही है। इसको बताया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको कि NSO भी बोला जाता है, इसने बताया है। भारत की जीडीपी 8.2% की वृद्धि हुई है। चीन का जो है 4.6, अमेरिका 2.7, उसके बाद जो है यूके 0.5 और फ्रांस 0.7% जो है सालाना वृद्धि हुआ है। इन सब में सबसे आगे जो है भारत का रहा
है। वहीं अर्थव्यवस्था के आकार की बात करें तो 295.36 लाख करोड़ का जो है अर्थव्यवस्था का आकार हो गया है भारत का। तो ये करंट अफेयर्स खासकर चीन, अमेरिका, इन सब का जो है आप लोग याद रखेंगे, ये मेन में लिखने में काम देगा। अगला देखते हैं, अगला है भारतवंशी वृहत सोम जो है अमेरिका के स्पेलिंग बी स्पर्धा को जीत लिया है। और इनको जब ये विजिट हुए तो पुरस्कार के तौर पे इनको $50,000 इनाम जो है दिया गया है। तो ये फ्लोरिडा में 7वीं कक्षा के 12 वर्षीय भारतवंशी छात्र वृहत सोम ने प्रतिष्ठित स्पर्धा में छोटे जातीय समुदाय के बच्चों का दबदबा कायम रखते हुए टाई ब्रेकर में 29 शब्दों का सही वर्तनी बताकर जो है ये जीता है। वृहत सोम ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये भी बताते चलें कि इसमें जो है 8 में से 5 भारतवंशी थे। 8 लोग जो है इसमें फाइनल में पहुंचे थे, फाइनलिस्ट में शामिल हुए थे। इसमें से 5 फाइनलिस्ट भारतीय मूल के थे। ऋषभ साहा, श्रेय पारेख, आदिति मुथुकुमार, अरण्या प्रसन्ना, ये जो है ये थे। तो ये आप बस इतना भी याद रखेंगे, अमेरिका का स्पेलिंग बी प्रतिस्पर्धा 2024 में किसने जीता, तो जो है वृहत सोम ने जीता है। ये भी करंट अफेयर्स आपका बन जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।